मोदी अडानी गठजोड़, अरविंद केजरीवाल ने कहा मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्षों में देखा है। 28 मार्च को दिल्ली विधानसभा में दिए गए एक भाषण में केजरीवाल ने मोदी के भ्रष्टाचार पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत किया और गौतम अडानी के साथ उनके आपराधिक गठजोड़ को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अडानी केवल भ्रष्टाचार के पैसे के प्रबंधक हैं, जिसे मोदी देश में अपने शासन के पिछले 9 वर्षों से लूट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अडानी समूह केवल मोदी के भ्रष्टाचार के पैसे को छिपाने के लिए स्थापित एक फ्रंटल संगठन है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप सहित विपक्षी दल मोदी पर अडानी के कथित वित्तीय अपराधों में संलिप्तता का आरोप लगा रहे हैं, जो कथित कॉरपोरेट धोखाधड़ी की एक श्रृंखला के लिए खबरों में हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक हालिया जांच रिपोर्ट में अडानी पर दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड में से एक को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। जनवरी में जारी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी समूह दशकों के दौरान स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में शामिल रहा है। विपक्षी दल अडानी समूह के संदिग्ध कारोबारी सौदों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा अडानी मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन नहीं कर रहे हैं। बड़े भ्रष्टाचार का मामला। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जेपीसी का गठन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा और जांच से पता चलेगा कि अरबों डॉलर के इस बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में असली दोषी मोदी हैं। आरोप है कि मोदी धन शोधन के रास्तों और विदेशी मुखौटा कंपनियों के जरिए अडानी समूह में निवेश के लिए अपने धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि अडानी के पास बाहरी मुखौटा कंपनियां हैं जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक हेरफेर के उद्देश्य से किया जा रहा है। मोदी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निगमों जैसे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई और भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को अडानी समूह की कंपनियों में सार्वजनिक धन का निवेश करने के लिए मजबूर करके अडानी की मदद करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। आप नेता ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जब मोदी बांग्लादेश, इजरायल, श्रीलंका और अन्य देशों की विदेशी सरकारों पर अडानी को अवैध रूप से व्यापारिक ठेके देने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो वह वास्तव में इन संदिग्ध सौदों से अपने लिए धन एकत्र कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी खुलासा किया कि मोदी अडानी के माध्यम से पैसे का गबन करने के लिए सरकारी नियमों को बदल रहे हैं और अडानी कमीशन के आधार पर मोदी के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक अशिक्षित व्यक्ति के रूप में मोदी को व्यवसाय के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में मोदी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को स्थानीय कंपनियों को झूठे मामलों में फंसाने के उद्देश्य से उन्हें अवैध रूप से हड़पने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया है।
मोदी के भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने अडानी के माध्यम से कोयले और हवाई अड्डों के बड़े पैमाने पर स्थानीय व्यापार अनुबंधों पर कब्जा कर लिया है, जो अपराध में मोदी के सहयोगी हैं। केजरीवाल ने खुलासा किया कि मोदी की संपत्ति 2014 में 50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर केवल 7 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे मोदी जनता के पैसे का गबन कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन मोदी के 9 साल के कार्यकाल में कर्ज बढ़कर 85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। केजरीवाल के अनुसार यह कर्ज मोदी की अपनी जेब में जा रहा है, क्योंकि वह सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि आम नागरिकों से एकत्र किया गया कर का पैसा पहले अडानी के व्यवसायों में जाता है और वहां से यह मोदी के निजी खजाने में जाता है। यही कारण है कि मोदी ऐसी किसी भी जांच का विरोध करते हैं जिसमें वह आरोपी हों। मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले। उदाहरण के लिए मोदी ने राफेल सौदे और पीएम केयर्स फंड जैसे अरबों डॉलर के घोटालों की जांच को रोक दिया, जिसे मोदी ने गुप्त रूप से स्थापित किया था। साथ ही मोदी और अडानी के लिए पोर्टमैंटेऊ मामले में चीन कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 मार्च 2023 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अडानी का व्यापारिक साम्राज्य चीन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अडानी समूह से संबंधित एक इकाई ने उत्तर कोरिया के साथ व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली एक कंपनी को वित्तीय रूप से समर्थन दिया था। रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत कंपनी का स्वामित्व अडानी समूह के सहयोगी चांग चुंगलिंग के बेटों के पास था, जो अडानी संस्थाओं के निदेशक पद के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिखाई दिए थे। इसलिए चीन के साथ मोदी के गुप्त संबंधों की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जा अडानी के कारोबार के लिए पैसा जुटाने के मकसद से भारतीय जमीन को चीन को बेचने के गुप्त सौदे का हिस्सा है। आरोप है कि बदले में अडानी चुनावी बॉन्ड के जरिए गुप्त रूप से भुगतान किए गए अपने पैसे से मोदी को चुनाव जीतने में आर्थिक मदद भी करते हैं। चूंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ज्यादातर मोदी सरकार के साथ मिलीभगत करता है, इसलिए यह चुनावी बॉन्ड के साथ राजनीतिक अभियान वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने का निर्णय नहीं ले रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कुछ विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे कुछ गुप्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए अशिक्षित और असमर्थ मोदी की झूठी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने इस प्रथा की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने के लिए मूर्ख भारतीय राजाओं की आंखों में धूल झोंकी। कुछ दिन पहले केजरीवाल की आप ने देश को बचाने के लिए मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर तले राजनीतिक अभियान शुरू किया था। दिल्ली के सभी हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें मोदी की भाजपा के एक बड़े नेता से मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में सारी जानकारी मिली है।
दिल्ली के सीएम ईमानदार भाजपा नेताओं से यह भी कह रहे हैं कि अगर वे मोदी द्वारा किए जा रहे विनाश से देश को बचाना चाहते हैं तो भाजपा छोड़ दें। मोदी की धमकी। लेकिन अधिकांश भाजपा नेता, पुलिस, अदालत के न्यायाधीश और विपक्षी दलों के सदस्य मोदी के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। अतीत में मोदी या उनके सहयोगियों का विरोध करने वाले लोगों की या तो रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है या मोदी द्वारा कठोर जेल की स्थिति में कैद किया गया है। इनमें गुजरात दंगों के मुख्य गवाह हरेन पांड्या और गुजरात दंगों के व्हिसल ब्लोअर संजीव भट्ट शामिल हैं, जिन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। इसी तरह अधिकांश न्यायाधीशों को न्यायाधीश लोया, ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोया के भाग्य को देखने के बाद डरना चाहिए, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में भाजपा नेता अमित शाह, जो अब भारत के गृह मंत्री हैं, मुख्य आरोपी थे। लेकिन कोई भी जांच या जांच अधिकारी अमित शाह पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, जो पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। न्यायाधीशों और जांच अधिकारियों को पता है कि अगर जज लोया की अकथनीय तरीके से मौत हो सकती है तो उनका भी यही हश्र हो सकता है। इससे पहले व्यापमं घोटाला मामले में अमित शाह की तरह ही एक अन्य भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आरोपी थे। जैसे जैसे व्यापमं मामले की जांच आगे बढ़ रही थी, गवाह और मामले से परिचित अन्य लोग गायब होने लगे। एक विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 2015 में उच्च न्यायालय को एक सूची सौंपी थी जिसमें बताया गया था कि 23 लोगों की अप्राकृतिक मौत हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि व्यापमं घोटाले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जाहिर है अधिकांश गवाह, पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश मोदी और उनके सहयोगियों की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही वजह हो सकती है कि गुजरात दंगों के मामले में मोदी को बरी कर दिया गया है। सभी निरंकुश शासनों में शासक चुपचाप सभी निर्णयों को अपने पक्ष में लाने के लिए अदालतों को नियंत्रित और उपयोग करते हैं। मोदी का राजनीतिक करियर। वास्तव में राजनीति में मोदी का पूरा करियर गोधरा में ट्रेन जलाए जाने और 2002 के गुजरात दंगों जैसी हिंसक घटनाओं पर आधारित है। इस तरह के मुस्लिम विरोधी आयोजनों ने मोदी को एक ऐसे देश में हिंदू मतदाताओं के वोट जीतने में मदद की जहां लगभग 80% मतदाता हिंदू हैं। चूंकि मोदी एक अनपढ़ और असभ्य राजनेता हैं, इसलिए वह सरकार में किसी भी पद के लायक नहीं हैं। शुरुआत में वह गुजरात में हिंदू वोटों से जीतते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक हिंदुओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा मोदी के विभाजनकारी सांप्रदायिक कार्यों का समर्थन करता है। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ज्यादातर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के चुनिंदा हेरफेर से जीतती रही है। राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, छात्रों और पत्रकारों सहित विपक्षी समूह मोदी के हिंसक व्यवहार से इतने भयभीत हैं कि वे उनके शत्रुतापूर्ण कार्यों को चुनौती नहीं देते हैं।
इसलिए अपने शासन में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक दुश्मनी के बावजूद मोदी देश को एक व्यक्ति के शासन के रूप में चलाते रहेंगे। अपने 9 वर्षों के शासन में मोदी ने दुनिया के सभी हिस्सों में भारत की छवि को धूमिल किया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी मोदी से सवाल करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अक्सर बेईमानी से मोदी सरकार को अलग अलग संकटों से बचाता है। मोदी अडानी धोखाधड़ी मामले से मोदी को बचाने के लिए मार्च 2023 में शीर्ष अदालत ने एक बेकार समिति का गठन किया, जिससे विश्वसनीय वैश्विक एजेंसियों और मीडिया संगठनों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी कथित वित्तीय धोखाधड़ी से संकटग्रस्त अडानी समूह को दोषमुक्त करने की उम्मीद है। जब विपक्षी दलों ने 15 मार्च को ईडी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो मोदी सरकार ने उन्हें रास्ते में रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। मोदी सरकार ने कांग्रेस के विपक्षी नेता राहुल गांधी को भी चुप करा दिया है, जो मोदी अडानी घोटाला मामले पर संसद में अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे। 24 मार्च को मोदी सरकार राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करने में कामयाब रही। इस प्रकार मोदी अडानी भ्रष्टाचार मामले को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है और एक बार फिर मोदी इस मामले में भी पूरी तरह से बच जाएंगे। अब केजरीवाल ने मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस जुटाया है, लेकिन संभावना है कि उन्हें जल्द ही मोदी के प्रतिशोध और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।